बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वहीद, आपका केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स का सिलसिला चल रहा था और जो टॉपिक हमारे ज़ेर बहस है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। पिछले लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियस को स्टडी किया था और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को समझना, स्टडी करना आसान है क्योंकि इनमें कुछ चीजों में सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। वो क्या है वो भी जिक्र होगा। आइए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आयनिक रेडियस को डिफाइन करेंगे। अब आयनिक रेडियस को डिफाइन हम कैसे करेंगे? डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी है। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। क्या मतलब इसका? मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए ये हमारे पास कोई सा भी आयन है। अब जाहिर वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये है उसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर मोस्ट शेल है, इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे आयनिक रेडियस कहते हैं। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा एटॉमिक रेडियस की भी यही डेफिनेशन थी। फर्क सिर्फ यह था कि एटॉमिक रेडियस में हमने एटम का नाम लिया और आयनिक रेडियस में हम आयन का नाम लेने जा रहे हैं। दूसरी दफा फिर सुन लीजिए, कोई सा भी आयन है उसके न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम आयनिक रेडियस कहते हैं। तो ये इतनी आसान सी डेफिनेशन हो गई। आगे जरा चलिएगा। वो क्या? वो ये कि हम इसको मेजर किस चीज से करते हैं, यानी इसका यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट है पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा कि चूंकि ये एटम बहुत छोटा है तो उसका जो रेडियस होगा, आयन बहुत छोटा है, उसका जो रेडियस होगा वो भी बहुत ही छोटा होगा, इसलिए हमने ये बहुत ही छोटे यूनिट इस्तेमाल किए हैं। चलते चलते ये बात भी सुन लीजिए कि जो एक एंगस्ट्रॉम है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। ये इतना छोटा यूनिट है। आगे चलिएगा जी। अब हम जानते हैं कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो फिर इसका मतलब है आयन्स दो किस्म के होंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो इसी चीज को बुनियाद बनाकर हम ये कह सकते हैं कि जो आयन्स हैं अगर वो दो किस्म के हो सकते हैं तो आयनिक रेडियाई भी दो किस्म के होते हैं। अच्छा, चलते चलते ये भी सुन लीजिएगा, रेडियस सिंगुलर है, रेडियाई प्लूरल है। ये भी जरा सुन लीजिएगा ताकि अगर किसी को पता नहीं तो पता चल जाए। तो मैं ये कह रहा था कि जो आयनिक रेडियाई हैं ये कितनी किस्म के होंगे? दो किस्म के, क्योंकि आयन्स कितनी किस्म के होते हैं? दो किस्म के। एक कैटायनिक रेडियस और दूसरा एनायनिक रेडियस। अब इसकी भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। जब कोई सभी एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन खारिज कर दे, खो दे, तो जाहिर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और वो कैटायन बन जाता है। ठीक हो गया। अब इस कैटायन का जो रेडियस होगा उसे हम कैटायनिक रेडियस कहेंगे। एग्जांपल भी जरा देख लीजिएगा। लिथियम ये एक न्यूट्रल एटम है, इसने ये एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है तो ये लिथियम आयन बन गया है। ठीक है, इसके रेडियस को हम कहेंगे कैटायनिक रेडियस। मैंने यहां नीचे वैल्यू भी लिख दी है। ये जो न्यूट्रल एटम है लिथियम का, इसका एटॉमिक रेडियस, ये कहीं गड़बड़ ना कीजिएगा, इसका जो होगा, ये चूंकि न्यूट्रल एटम है, इसका एटॉमिक रेडियस कहलाएगा, और ये जो लिथियम आयन है इसका रेडियस आयनिक रेडियस कहलाएगा। इन चीजों को जरा ज़हन में रख लीजिएगा। तो जो लिथियम है उसका 152 पिकोमीटर एटॉमिक रेडियस है और जो लिथियम आयन है इसका 76 पिकोमीटर आयनिक रेडियस है। इन चीजों को जरा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अच्छा, यहां पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और वो ये है, गौर कीजिए, ये जो लिथियम है इसका एटॉमिक रेडियस है 152 और जो लिथियम आयन है इसका है 76। ये तकरीबन 50% डिक्रीज हो गया तकरीबन। अब सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो कैटायन होता है इसका साइज अपने ही न्यूट्रल पेरेंट एटम से कम, छोटा क्यों होता है? तो उसके ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द साइज ऑफ द कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल पेरेंट एटम। ये सवाल पूछा जाता है। तो उसके आमतौर पर दो वजूहात बयान की जाती हैं आंसर के तौर पर। वो ये है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देने से लॉस ऑफ शेल भी हो जाता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं यहां पर। वो ये है कि अगर हम जिक्र करें पहले ग्रुप का, जैसे लिथियम पहले ग्रुप के साथ ताल्लुक रखता है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ एक है और अगर उसने वही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, उसका इलेक्ट्रॉन खारिज हो गया, तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो तो खत्म हो जाएगा।
तो इसलिए साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। सो ड्यू टू द लॉस ऑफ शेल, जो साइज है केटाइन का वो अपने न्यूट्रल पेरेंट एटम से छोटा होता है। दूसरी एक और रीजन भी है, वो ये है कि देखिए इलेक्ट्रॉन तो सबसे आउटर मोस्ट शेल में था, वो तो रिमूव हो गया, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद हैं, उनकी तादाद तो चेंज नहीं हुई। तो फिर इसका मतलब है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है वो इंक्रीज कर जाती है, जिससे साइज छोटा हो जाता है। आगे चलिए जी, वो ये कि अब दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले तो नेगेटिव आयन बनाता है। अब ये है एनाइन, और इसका जो रेडियस होगा उसे हम क्या कहेंगे, एनाइनिक रेडियस कहेंगे। इसकी एग्जांपल देख लीजिए, फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और चेंज हो रहा है किसमें, फ्लोराइड आयन में। फ्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस है वो है 71, तकरीबन 71 पिकोमीटर, ये मैंने नीचे वैल्यू लिख दी है। और इससे जो फ्लोराइड आयन बनेगा उसका जो आयनिक रेडियस है वो है 133 पिकोमीटर। अब इस पर भी अगर आप गौर करें तो आपको पता चल रहा होगा कि साइज तकरीबन डबल हो गया है, यानी एटॉमिक रेडियस 71 है और आयनिक रेडियस 133 है। अब यहां पर फिर एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नेगेटिव आयन है उसका साइज अपने ही न्यूट्रल पेरेंट एटम से बड़ा क्यों होता है। तो इसके लिए आंसर में भी 2 पॉइंट्स वाज़ेह किए जाते हैं। एक ये है कि देखिए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम के सबसे बाहर वाले शेल में ऐड होता है तो उसके सबसे बाहर वाले शेल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन क्रिएट हो जाती है। सो ड्यू टू द एंट्रेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट्स, इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन पैदा हो जाती है। अब उस रिपल्शन को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। जो ही एक दूसरे से दूर जाएंगे तो साइज इंक्रीज कर जाएगा। और दूसरी फिर वही बात आ गई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो तादाद की रेशियो है वो गैर मुतवाजन हो जाती है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और प्रोटॉन क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इजाफी ऐड हुआ है इसमें, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया है और उसकी वजह से भी साइज बढ़ गया है। तो इसके लिए भी 2 पॉइंट्स रीजन के तौर पर और इसके लिए भी 2 पॉइंट्स रीजन के तौर पर लिखे जाते हैं। अब एक और चीज वो ये है कि हमने जिक्र करना है किसका, फैक्टर्स का। फैक्टर्स का मतलब क्या, उन अवामिल का जिक्र करना है जिन अवामिल के ऊपर आयनिक रेडियस डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अब गौर कीजिए, मैंने अभी आपको याद करवाया है, मेरा जो पिछला लेक्चर था एटॉमिक रेडियस का, उसमें भी हमने फैक्टर्स को डिस्कस किया था और तकरीबन वही फैक्टर्स यहां पर भी हैं। और देख लीजिएगा सेम रिजल्ट के साथ होंगे, वो पिछला लेक्चर देखिए और इसके साथ कंपेयर कीजिए, बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी। फैक्टर्स में से पहला जो फैक्टर है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। तो आयनिक रेडियस और इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स का इनवर्स रिलेशन है। इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जितनी ज्यादा होगी आयनिक रेडियस उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि इधर देखें, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फोर्स अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ खींचने की फोर्स लगा रहा होता है। अब इसकी फोर्स जितनी ज्यादा होगी ये उतना ज्यादा खींचेगा, साइज उतना छोटा होगा। अब इसकी फोर्स जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन उतने ही दूर होते जाएंगे। इसलिए अगर इसकी न्यूक्लियस की फोर्स ज्यादा है तो साइज कम होता जाएगा, तो हम कहेंगे कि जो आयनिक रेडियस है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स या चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज जिक्र किया है, यहां पर मैंने हेडिंग दी है साइज की, आप मतलब ले लीजिएगा नंबर ऑफ शेल्स। तो जो जो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे आयनिक रेडियस इंक्रीज करता जाएगा। तो इसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशन हो गया। और तीसरी चीज है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का भी आयनिक रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो जो बढ़ता जाएगा आयनिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा। हो सकता है आपके ज़हन में सवाल पैदा हो कि मैंने बताया ही नहीं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, मैंने बताया ही नहीं शील्डिंग इफेक्ट क्या है। तो वो मेरा पिछला लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलते हैं जनाब वेरिएशन की तरफ। वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, इसी को कहते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन का मतलब क्या है, ट्रेंड का मतलब क्या है? हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं अलोंग ग्रुप एंड अलोंग पीरियड, इसी को वेरिएशन कहते हैं, इसी को ट्रेंड कहते हैं। ये जरा ज़हन में रखिएगा, ठीक हो गया। अब मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हमारा असल में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज या पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिसिटी का मतलब यही है कि हमने उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है अलोंग ग्रुप और अलोंग पीरियड। अब जरा देखिएगा, तो पहला ट्रेंड क्या है, अलोंग ग्रुप। और अलोंग ग्रुप का मतलब होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब यहां मैंने लफ्ज लिखा है बोथ। बोथ का मतलब है कि कैटायनिक रेडियस भी
और एनायनिक रेडियस भी, दोनों का ट्रेंड सेम है। तो चाहे हो कैटायनिक रेडियस चाहे हो एनायनिक रेडियस, दोनों के दोनों फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं जनाब। क्या करते हैं, इंक्रीज, यानी उनका साइज बढ़ता है। रीजन क्या लेंगे हम, रीजन हम हमेशा फैक्टर्स से लेते हैं, और रीजन हम यहां पर ये लेंगे कि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज करते हैं टॉप टू बॉटम, इस वजह से साइज बढ़ता है। दूसरी चीज अलोंग पीरियड, अलोंग पीरियड का मतलब क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां पर फिर मैंने लफ्ज लिखा है बोथ का, और बोथ का मतलब क्या है, कैटायनिक रेडियस भी और एनायनिक रेडियस भी। तो वो जो दोनों हैं वो अलोंग पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं जी, डिक्रीज करते हैं। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बड़ी आसान से बनाना चाहूं तो इधर देखिएगा जरा, ये अलोंग ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, छोटा साइज और बड़ा साइज और बड़ा साइज और बड़ा साइज, तो ये इंक्रीज को शो कर रहा है जो मैंने यहां जिक्र किया है। इससे आगे जरा चलिएगा, अलोंग पीरियड, तो वो मैंने कहा डिक्रीज, तो ये देख लीजिए, ये पीरियड का जिक्र करने लगा हूं, ये बड़ा साइज, ये छोटा साइज, ये उससे छोटा साइज, ये उससे छोटा साइज। इसका मतलब है ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज और पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, यही यहां पर जिक्र हुआ है। यहां पर ना हमारा टॉपिक पूरा हो चुका, लेकिन यहां पर ना एक टर्मिनोलॉजी जरूर मैं बताना चाहूंगा जो कि आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकती है और आपको वैसे भी फायदा पहुंचा सकती है। और वो टर्मिनोलॉजी कौन सी है, वो है जनाब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये है जनाब टर्मिनोलॉजी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, वो तमाम स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इक्वल हो, इक्वल हो। एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं और एग्जाम्पल भी मैं वो दूंगा जिससे आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। इस तरफ जरा देखिएगा, वो ये है फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इसमें गौर कीजिएगा जरा, ये जो पहले तीन है ये नेगेटिव है और ये जो नियॉन है ये न्यूट्रल है, नोबल गैस के साथ इसका ताल्लुक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो है ये पॉजिटिव है। अब इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नेगेटिव हो या सिर्फ पॉजिटिव हो या सिर्फ न्यूट्रल हो, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब है डेफिनेशन के मुताबिक हमने देखना है इलेक्ट्रॉन बराबर किसके हैं। अब आप देख लीजिएगा, फ्लोराइड 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्साइड 10 इलेक्ट्रॉन, नाइट्राइड 10 इलेक्ट्रॉन, नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 10 10 10, इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये तमाम स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाती हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबका फायदा हो सके। थैंक यू।